हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किसी भी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखो, इससे पहले स्लाइड में हमने पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो, पॉलिनेशन इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है, मतलब जो हमारा पॉलन है जो स्टिग्मा पे क्या किया है, लैंड किया है, वो कैसा है, रॉन्ग है या राइट टाइप का है। ठीक है, पॉलिनेशन में सिर्फ क्या होता है कि जो हमारा पॉलन है वो क्या करता है, स्टिग्मा पे लैंड करता है। ओके, लेकिन पिस्टिल जो है हमारी, उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है ताकि वो क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके पॉलन को कि भाई ये जो पॉलन है वो राइट टाइप का है भी या नहीं। राइट टाइप के पॉलन को हम क्या कहते हैं, कंपैटिबल कहते हैं, और रॉन्ग टाइप को हम बोलते हैं इनकम्पैटिबल। ठीक है, पिस्टिल जब भी रिकॉग्नाइज कर लेता है उसके बाद क्या होगा, जो पॉलन है उसका एक्सेप्टेंस, या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर उसको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई पॉलिनेशन हो गया, जो पॉलन था वो क्या था, कंपैटिबल था, तो उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होगा कि भाई जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना ये स्ट्रक्चर इस तरीके से, दिस इज स्टिग्मा। ठीक है, इसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन्स है। तो मान लो इनमें से कोई पॉलन ग्रेन कैसा है, कंपैटिबल है। ठीक है, तो उस पॉलन में से क्या होगी, पॉलन ट्यूब अराइज करेगी। ठीक है, और अराइज कहाँ से करती है, जर्म पोर से। जर्म पोर क्या होता है, जहाँ पे एक्साइन क्या होती है, एब्सेंट होती है। जब पॉलन ट्यूब अराइज करेगी तो पॉलन ग्रेन का जो भी कंटेंट था वो कहाँ चला जाएगा, पॉलन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये जो है ये क्या है, पॉलन ट्यूब है, और इसके अंदर मेल गैमेट होता है। तो देखो, जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से यहाँ से अराइज करेगी तो आगे कहाँ जाएगी, स्टाइल। स्टाइल में जाके नीचे का जो पार्ट होता है, बेसल पार्ट, ये क्या होता है, ओवरी। तो हमारी जो पॉलन ट्यूब है वो नीचे तक, ओवरी तक जाती है, और नीचे क्या होता है, ओव्यूल होता है, इस तरीके से। ठीक है, जो ग्रोथ है पॉलन ट्यूब की वो कीमोट्रॉपिक होती है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, जो किसी स्टिमुलस की तरफ या फिर दूर होता है। ठीक है, जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, तो जो हमारे पास पॉलन ट्यूब है उसकी जो ग्रोथ है वो भी कैसी होती है, केमिकल के ऊपर बेस करती है, इसलिए इसको हम कहते देते हैं कीमोट्रॉपिक। नेक्स्ट, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करती है और 2 मेल गैमेट बनाती है। ठीक है, अगर हमारा पॉलन शेड करता है तो इस स्टेज पे शेड करेगा तो इसमें हमारे पास क्या होगी, 2 सेल्स होगी, क्योंकि जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेंगे। लेकिन अगर हम पॉलन ग्रेन को कह रहे हैं कि वो 3 सेल स्टेज पे क्या करता है, शेड करता है, तो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को स्टार्टिंग से क्या करती है, कैरी करती है। क्लियर, ये पॉइंट आपको लर्न करके रखना है। अब देखो, क्वेश्चन हमारे पास अब आया कि भाई पॉलन ट्यूब की एंट्री तो हो रही है, लेकिन कहाँ से होगी, माइक्रोपाइल से होगी, चलेजा से होगी, इंटैगुमेंट से होगी। अब जिस जो है ऐसे होगी तो उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, उसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे अगर पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर कहाँ पे, चलेजा से क्या करेगी, सॉरी फर्स्ट हम माइक्रोपाइल के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोपाइल से एंटर करेगी यहाँ से, जैसे ये कर रहा। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, पोरोगैमी। चलेजा से करेगा तो चलेजोगैमी, और इंटैगुमेंट्स मतलब जो लेयर होती है उनसे करेगा तो मेसोगैमी। तो दिस इज पोरोगैमी, दिस इज चलेजल गैमी। ठीक है, एंड दिस इज मेसोगैमी। अब एंट्री तो हो गई पॉलन ट्यूब की। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि भाई इसके बाद हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर है। ठीक है, तो देखो रिसेंट स्टडी में हमने ये देखा
ये देखा गया है कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है ना, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोपाइल रीजन में प्रेजेंट होते हैं ये सिनर्जिड्स के। तो ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि भाई हमारी पोलन ट्यूब किस डायरेक्शन में, कहाँ, किधर, कैसे जानी है। तो वो कौन करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस का काम होता है। ठीक है, ये जितने भी इवेंट्स हैं कि भाई पोलन स्टिग्मा पे डिपॉजिट हुआ है, फिर पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में हुई है, इन सभी को मिला के हम बोल देते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जो हमारे इसका टॉपिक है। और ये जो इंटरेक्शन ये क्या होता है, डायनामिक होता है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है किसको, पोलन ट्यूब को। क्लियर? फिर हमारे पास आता है इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। इन विट्रो का मतलब अगर हम लैब कंडीशन में क्या देखना है, हमें पोलन का जर्मिनेशन देखना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पोलन चाहिए। तो पी है, ठीक है, इसको इस पी को हटा देते हैं। चिक पी है, बल्सम है, विंसा है, इनमें से किसी का भी पोलन लेंगे, एक ग्लास स्लाइड लेंगे, ठीक है, उस पे एक ड्रॉप 10% शुगर सॉल्यूशन की बोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम साल्ट के साथ उसमें डालेंगे। ठीक है, मतलब इन सब की मिक्स फॉर्म की एक ड्रॉप 15 to 30 मिनट्स वेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आधे घंटे के बाद में, इस 30 मिनट्स के बाद हमें क्या नज़र आएगा, पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन नज़र आएगा। तो इस तरीके से जब हम जर्मिनेशन करवाते हैं तो उसको बोला जाता है हैंगिंग ड्रॉप मेथड, कि हम ड्रॉप लिया, ड्रॉप की हेल्प से हमने क्या देखी कि भाई जो हमारी पोलन है वो कैसे क्या करता है, जर्मिनेट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आर्टिफिशियल हाइपरडाइजेशन। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, हाइपरडाइजेशन, मैंडल जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो देखो हाइपरडाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हमें क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करना है, कि भाई हमारी जो क्रॉप है उससे बेहतर हमें बनानी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉसेस करेंगे। और ये क्रॉसेस किसके बीच में होगी, दो वैरायटी के बीच में, ठीक है, स्पीसीज के बीच में और जेनरा के बीच में, ताकि जब नए करैक्टर और वो करैक्टर कैसे होंगे, डिजायरेबल, जैसे हमें चाहिए, वो क्या दे सके, हमें सुपीरियर वैरायटी दे सके। कहने का मतलब हमने दो चीज़ ली, दोनों को मिला के एक नई चीज़ बनी। अभी जो नई चीज़ बनी है इसमें क्या हो गया, डिजायरेबल करैक्टर होंगे जो हमें चाहिए थे। क्लियर? इस टेक्निक में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले भाई हम पेरेंट्स को चूज करेंगे ना, हमें ये तो पता होना चाहिए ना हमें क्या करैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए पेरेंट्स को चूज करेंगे। अगर फीमेल पेरेंट में बाईसेक्सुअल फ्लावर है, बाईसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मेल भी है और फीमेल पार्ट दोनों है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें डिजायर पॉलन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई एक चीज को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, एंथर को रिमूव करते हैं फीमेल पेरेंट से, उसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फीमेल पेरेंट फ्लावर बर्ड्स बिफोर द एंथर डहीज, कि एंथर के टूटने से पहले हमने क्या कर दिया, एंथर्स को रिमूव कर दिया। क्योंकि देखो अगर एंथर डहीस हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएगी, तब तो कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए हम उसके डहीसेंस से पहले ही एंथर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा इसमें प्रोसेस होगा वो बैगिंग का होगा, कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स है, मतलब जिसके अंदर से हमने पॉलन को रिमूव कर दिया, उसको एक बटर पेपर के बैग में क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, ताकि कंटामिनेशन से हम इसको क्या कर सके, बचा सके। क्योंकि स्टिग्मा पे तो दूसरे पॉलन भी आएंगे जिसको हम अनवांटेड पॉलन कह रहे हैं। ठीक है, तो उनसे हम बैगिंग के हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जब हमारी बैगिंग हो जाएगी, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग का मतलब ट्रांसफर करेंगे पॉलन ग्रेन्स को एंथर से, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, ओके, और फिर उसको रीबैग कर देंगे। तो देखो पहले हमने क्या किया, जो हमारे एंथर थे उसको रिमूव किया, ओके, रिमूव करने के बाद हमने क्या किया, उसकी बैगिंग की। बैगिंग करने के बाद हमने क्या किया, डस्टिंग किया पॉलन ग्रेन का, और फिर उसको रीबैग कर दिया।
ओके, तो ये सारे स्टेप किस में होते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर? ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारे पास पॉलन ग्रेन हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे फ्रूट डेवलप करेंगे। अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो हमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं। तो पॉइंट याद रखना कि हम इमैस्कुलेशन कब करेंगे? जब हमारा जो फीमेल है वो कैसे है, उसके फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसी केस में हम क्या करते हैं? इमैस्कुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन से पहले थोड़ा सा हम एम्ब्रियो सैक को रिमेंबर करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट में जब हमने पढ़ा था कि भाई एम्ब्रियो सैक में हमारे पास सिनर्जिड्स होते हैं, एग सेल होती है, ठीक है, फिर पोलर न्यूक्लियाई होती है, फिर हमारे पास एंटीपोडल सेल्स होती है। तो देखो, डबल का मतलब दो, फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन। तो इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास पोलन ट्यूब एंटर करती है किसी भी एक सिनर्जिड्स में, तो दोनों मेल गैमेट क्या होते हैं? रिलीज होते हैं सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। तो वहाँ पे दो इवेंट्स होंगे। फर्स्ट जो इवेंट होता है वो सिनगैमी होता है। सिनगैमी का मतलब जो पहला हमारे पास मेल गैमेट था वो एग के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, और क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। और जाइगोट कैसा होता है? 2n, मतलब उसका प्लॉइडे लेवल क्या होता है? 2n मीन्स डिप्लॉइड। मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, एग भी हमारा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। दूसरा, हमारे पास जो सेकंड मेल गैमेट होता है, सेकंड मेल गैमेट वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा। अब देखो, एक तो मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई, तो टोटल सेल कितनी हो गई? 3। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं पैन। पैन स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और भाई 3 सेल है तो इसका प्लॉइडे लेवल 3n होता है, इट्स ट्रिप्लॉइड। क्लियर? तो पैन की फुल फॉर्म याद रखना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखो, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों एम्ब्रियो सैक में हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? जैसे 10th में हम पढ़ते हैं ना डबल सर्कुलेशन, इसी तरह ये क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। फिर अब फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो अब हमें ये देखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो स्ट्रक्चर और इवेंट्स है उसको हम बोल देते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो देखो, इसमें फर्स्ट हमारा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, सेकंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, थर्ड जो ओव्यूल है वो सीड बनाएंगे, और ओवरी किस में मैच्योर हो जाएगी? फ्रूट में मैच्योर हो जाएगी। तो ये 4 स्टेप किस में आते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आते हैं। तो फर्स्ट से हम डिस्कस करते हैं एंडोस्पर्म। तो देखो, अभी हमने बताया कि जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो हमारे पास क्या बनता है? पैन बनता है, ठीक है, एंडोस्पर्म है, और इसका काम क्या होता है? नरिशमेंट का। जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको क्या देगा? नरिशमेंट देगा। नरिशमेंट का मतलब उसको फूड देगा, उसको न्यूट्रिशन देगा, उसको जो भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो सब देगा, ठीक है। लेकिन ये किसी किसी फैमिली में एब्सेंट होता है, जैसे ऑर्किड्स आते हैं ना, उसमें ये क्या मिलेगा? एब्सेंट होगा, ठीक है। किसी किसी प्लांट्स में जो एंडोस्पर्म वो स्टोनी होता है, हार्ड होता है, जैसे बीटल नट है, डेट पाम है, इसमें कैसा होता है? स्टोनी होता है। किसी में डिप्लॉयड एंडोस्पर्म होता है, जैसे इसमें हमने देखा ना कि कैसा था? ट्रिप्लॉयड था, और इसमें कैसा था? डिप्लॉयड। इनोथेरा है, इसमें कैसा होता है? डिप्लॉयड। उसके बाद अगर हम नेचर की बात करें तो प्लांट जैसे सीरियल्स होते हैं ना, अनाज हमारे, राइस है, व्हीट है, उसमें स्टार्ची नेचर होता है। मेज में प्रोटीन का होता है, कोकोनट में, कैस्टर में ऑयल का होता है, ठीक है, पाम में सेलुलोसिक होता है, डेट पाम में हेमिसेलुलोसिक होता है। तो ये अलग अलग नेचर होता है क्योंकि प्लांट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो नेचर भी इनका सेपरेट हो जाता है।
फिर हमारे पास आता है कि जो एंडोस्पर्म है, ये तो हमें पता चल गया ट्रिपल फ्यूजन से बना, लेकिन इसका मोड क्या होता है डेवलपमेंट का। तो देखो जो एंडोस्पर्म है उसके में दो हम पढ़ते हैं, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दूसरा होता है सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है वो सबसे कॉमन है, क्योंकि देखो इसमें जो पैन जो बना है हमारे पास उसमें लगातार डिवीज़न होते हैं। और कैसे हो गए, न्यूक्लियर डिवीज़न। जैसे भाई ये पैन था, दो बने, दो से फिर कितने बने, एक दो तीन, ये आगे बने, फिर और आगे बने, फिर बहुत सारे बन गए। मतलब एक से जो हमारा टिश्यू था वो कैसा हो गया, मल्टी सेलुलर। कैसा हो गया, मल्टी सेलुलर। उसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर। क्योंकि देखो जब हमारा न्यूक्लियस एक बार डिवाइड करेगा तो उसके बाद वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, वॉल की फॉर्मेशन लास्ट में होगी, इसीलिए बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं। सेलुलर इससे डिफरेंट होता है, कैसे कि भाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पैन तो इसमें भी डिवाइड करेगा, लेकिन हर डिवीजन के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, वॉल की फॉर्मेशन होगी। तो क्या होता है भाई, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आगे वॉल है तो सेल बन गई, इसलिए इसको हम सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट कह देते हैं, जैसे पिट्यूनिया है। और फ्री न्यूक्लियर कॉटन में उसमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ याद करने हैं, ठीक है। कोकोनट वाटर होता है ना, ठीक है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आता है, और जो वाइट कर्नल्स होते हैं वो किस में आता है, सेलुलर। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई एंडोस्पर्म क्या तो न्यूक्लियर होगा या फिर सेलुलर होगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई एंडोस्पर्म का फ्यूचर क्या होता है। तो देखो अभी मैंने बताया कि एंडोस्पर्म क्या देता है, नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो को। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी। फर्स्ट, भाई क्या तो एंडोस्पर्म को पूरा यूज़ किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा, ठीक है। तो जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है, मतलब यूटिलाइज हो जाता है, उसको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कि भाई सीड्स में एंडोस्पर्म बचा ही नहीं, जैसे पी है, बीन्स है, ग्राउंडनट है। और कुछ प्लांट्स या कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, तो जिसमें बच जाता है उसको हम एल्बुमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं, ठीक है। कैस्टर, कोकोनट में बताया ना, एक तो क्या होता है न्यूक्लियर और दूसरा हमारे पास होता है सेलुलर। राइस है, व्हीट है, मेज है, बार्ले है, इसमें हमारे पास कैसा होगा, एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। भाई हमें ये तो पता चल गया कि एंडोस्पर्म है वो कैसे बचता है या नहीं बचता, उसको हम क्या कहेंगे। पर अब एम्ब्रियो डेवलप कैसे करता है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो हमारा पैन है वो नरिशमेंट देगा और हमारा एम्ब्रियो क्या करेगा, डेवलप करेगा, है ना। पर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट प्लांट। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ए जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। कि भाई जब जाइगोट से क्या होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी। तो डाइकोट प्लांट कौन से होते हैं, जिसमें दो कॉटिलिडन होते हैं, ठीक है, जैसे ग्राम सीड है। तो देखो इसमें जो जाइगोट है वो अनइक्वल डिवीजन करता है, ठीक है। जब डिवाइड करेगा तो अनइक्वल सेल्स बनेंगी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है, इसमें डिवीजन हुआ तो एक लार्ज सेल बनी जिसको सस्पेंसर सेल बोला, दूसरी एम्ब्रियो सेल बनी। अब सस्पेंसर सेल में फर्दर डिवीजन होगा, ठीक है। तो जो टॉप में जो सेल होती है उसको हम हॉस्टेरियम सेल कहते हैं। क्लियर, देखो जाइगोट दो अनइक्वल सेल में डिवाइड करेगा, बड़ी वाले को हम क्या कहते हैं, सस्पेंसर सेल, जो माइक्रोपाइल की तरफ होगी। छोटी एम्ब्रियोनल सेल होती है जो एंटीपोडर रीजन की तरफ होती है। सस्पेंसर सेल फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी, ठीक है। और हमारे पास जो सस्पेंसर है वो 6 से 10 सेल जितना लॉन्ग हो जाएगा, मतलब उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। जो फर्स्ट सेल होती है सस्पेंसर की माइक्रोपाइल की तरफ, वो बड़ी होती है और उसको हम क्या कहते हैं, हॉस्टेरियम। देखो ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना आपको, दिस इज हॉस्टेरियम, ठीक है। लास्ट सेल जो होती है वो एम्ब्रियो सेल होती है,
ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। देखो ये वाली, नीचे वाली, ठीक है। अब हमारे पास जो एम्ब्रियोनल सेल है वो दो वर्टिकल डिवीजन करेगी, एक बार ट्रांसवर्स करेगी, तो हमारे पास 2 टायर्स बन जाएंगे 8 सेल एम्ब्रियो के। उसके बाद जो एपीबेसल टायर है वो 2 कोटिलेडन बनाएगा, ठीक है, एक प्लूम्यूल बनाएगा, और हाइपोबेसल टायर है वो एक हाइपोकोटाइल बनाएगा और रेडिकल बनाएगा। देखो एपीबेसल और हाइपोबेसल हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास ये हॉस्टेरियल सेल है, ये सस्पेंसर है, ठीक है, ये इसका आगे डेवलपमेंट हो गया। तो देखो जब ये आगे डेवलप करता है ना, ये वाला जो रीजन हम बना रहे हैं, तो इसमें देखो प्रोकैम्बियम बनेगा, ग्राउंड मेरिस्टम बनेगा, डर्मेटोजन्स ये बनेंगे। ये आप लोगों ने सारा एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में कि प्रोकैम्बियम क्या होता है, ग्राउंड मेरिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो जब इनका डेवलपमेंट होता है तो हमारा जो एम्ब्रियो है हार्ट शेप, पहले ग्लोबुलर शेप का होता है, ठीक है, फिर हार्ट शेप से उसकी जो टिपिकल शेप होती है वो क्या कर लेता है, एज्यूम कर लेता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये अब हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो। अब देखो जो एम्ब्रियो है वो ये वाली शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, डेवलप करता है। तो एक डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो में, डाइकोट का मतलब जिसमें कितने कोटिलिडन होते हैं, 2, जैसे एक ये है एक ये रहा, ठीक है। इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और 2 कोटिलिडन होंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 पार्ट होते हैं, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। देखो एपिकोटाइल होता है ऊपर वाला, जो कोटिलिडन के ऊपर वाला हिस्सा होगा, तो ऊपर वाला क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। हाइपोकोटाइल क्या होता है, नीचे वाला, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, तो वो क्या बनाएगा, रूट टिप बनाएगा। जैसे अगर हम फ्लावर की बात करें, ये हमने फ्लावर बनाया, ठीक है, तो भाई ऊपर वाला जो है ये स्टेम बना रहा है और नीचे वाला क्या हो जाएगा, रूट बनाएगा। सिंपली याद रखना। तो रूट किससे बनती है, रेडिकल से। रेडिकल किससे बनेगा, हाइपोकोटाइल से, ठीक है। स्टेम है वो किससे बनेगी, प्लूम्यूल से, और प्लूम्यूल कौन बनाएगा, एपिकोटाइल, ओके। तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाता है। और फिर आपको पता है कि जैसे रूट है ये, तो उसके आगे कैप लगी होती है ना, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है, ये क्या होती है, रूट कैप, जो इसको प्रोटेक्ट करेगी, रूट टिप को। फिर मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट में भी क्या होगा, मोनोकोट का मतलब जिसमें एक कोटिलिडन है, ओके। जाइगोट डिवाइड करेगा ट्रांसवर्स, एक सस्पेंसर सेल बनेगी, ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ एक एम्ब्रियो सेल बनेगी, चली सेल की तरफ। एम्ब्रियो सेल लगातार डिवाइड करेगी टॉप से मिडल, ठीक है। टर्मिनल सेल डिवाइड करके वर्टिकल भी डिवाइड करेगी, ट्रांसफर, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो हमारे पास बन जाएगा। बट इस केस में हमारे पास सिर्फ एक कोटिलिडन बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो ये ऐसा होता है, सिंगल कोटिलिडन है तो इस सिंगल कोटिलिडन को हम क्या बोलते हैं, स्कटैलम। तो स्कटैलम क्या होता है, कोटिलिडन, ठीक है। और ये क्या होता है, साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लोअर एंड पे क्या होता है हमारे पास, रेडिकल होता है। रेडिकल जो कवरिंग होती है उसको कॉलियोर हिजा कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम वो शूट एपेक्स बनाता है, मतलब स्टेम के टिप बनाता है, और इसकी जो कवरिंग होती है उसको कॉलियोपिटाइल कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज नई आ गई इसमें, एपीब्लास्ट। तो देखो कई बार क्या होता है, जो सेकंड कोटिलिडन है वो उसके कुछ टुकड़े बच जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रासेस है उसमें कुछ रिमेन्स बच गया, ठीक है, उस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, ये एपीब्लास्ट बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीड। देखो जब हमारा ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो जाता है, मतलब उसमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सीड कह देते हैं, ठीक है। तो सीड एंडोस्पर्मिक होगा अगर उसमें एंडोस्पर्म होगा, जैसे वीट है, मेज, बार्ले, कोकोनट, कैस्टर। बताया था ना, कोकोनट वाटर में क्या होता है, न्यूक्लियर,
फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। और वाइट कर्नल्स में क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। सेकंड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स वो होंगे जिसमें एंडोस्पर्म खत्म हो चुका होगा, पी, बीन्स, ग्राउंडनट है। लेकिन एक तीसरा और होता है, वो कौन सा है, पेरिस्पर्मिक सीड्स। इसमें सीड में कुछ रिमेन्स होते हैं न्यूसेलस के। न्यूसेलस में हमारे पास जो सेल्स टिश्यू होते हैं वो होते हैं पैरेन्काइमेटस, ठीक है। तो जिसमें न्यूसेलस परसिस्ट करता है, ठीक है, उसके रिमेन्स हमें मिलते हैं, वो सीड होता है पेरिस्पर्मिक सीड। यहां पे जो रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस है उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, कि जो बचा हुआ न्यूसेलस उसको क्या बोल रहे हैं, पेरिस्पर्म। ब्लैक पेपर होती है ना, काले मिर्च, उसमें बीट रूट, बीट में हमें क्या देखने को मिलता है, पेरिस्पर्मिक सीड्स। सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, सीड में सीड कोट होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म होता है और एम्ब्रियो होता है। सीड कोट कहाँ से बनता है, इंटेगुमेंट से, लेयर से। देखो जो बाहर वाली लेयर होती है आउटर, उसको बोलते हैं हम टेस्टा। इनर जो होती है उसको हम बोलते हैं टैगमैन, ठीक है। माइक्रोपाइल एक पोर की तरह रहता है, एक छोटा सा पोर बना के, वो जो पोर है सीड कोट में, दिस इज कोट, ठीक है, वो क्या करेगा, एंट्री करवाता है ऑक्सीजन और वाटर का, मतलब ऑक्सीजन वाटर की ज़रूरत है वो जर्मिनेशन के टाइम पे, तो वो कौन करवाएगा, माइक्रोपाइल पोर करवाता है। एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा तो वो क्या बनाएगा, मैच्योर प्लांट बनाएगा, और मैच्योर प्लांट क्या करता है, जनरेशन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ये माइक्रोपाइल नज़र आ रहा है, ये कॉटिलिडन है। तो देखो ये स्ट्रक्चर आपने 10th में भी पढ़ा है जब जर्मिनेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये मोनोकोट सीड का है। फिर हमारे पास आता है डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन, ठीक है। पहले पढ़ता है डॉर्मेंसी को। देखो डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेट। अब देखो अगर हमारा एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा तो हमारा सीड क्या नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, और सीड जर्मिनेट नहीं करेगा तो जो मॉइस्चर कंटेंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। डॉर्मेंसी का मतलब जब सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। दूसरा हमारे पास है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है कि सीड में से सीडलिंग्स निकल रहे, जैसे हमने सीड बोया वो धीरे धीरे बर्ड्स निकलेंगे और ये धीरे धीरे क्या करेगा, फैलेगा। तो जब इसको मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा तो हमारा सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई सीड के एडवांटेजेस क्या क्या है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। तो पहला क्या है कि भाई सीड डिस्पर्स हो जाते हैं नई जगह पे और वहाँ पे नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। ये सफिशिएंट फूड रिजर्व होते हैं, किसके लिए, जो हमारा सीडलिंग ग्रो कर रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन करता है यंग एम्ब्रियो की, क्योंकि इसमें सीड कोट होता है और सीड कोट में क्या होती है, 2 लेयर्स होती है, टेस्टा एंड टैगमन। और नई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीड्स। अब देखो सीड्स एग्रीकल्चर का बेस होता है क्योंकि ये 2 चीज़ शो करता है, एक डिहाइड्रेशन, एक डॉर्मेंसी। ये दोनों जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीड के स्टोरेज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर हम सीड को स्टोर करेंगे तो नेक्स्ट सीजन में हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं सीड का यूज़ करके क्रॉप्स को उगा सकते हैं, क्लियर। फिर हमारे पास आती है सीड वायबिलिटी। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, पॉलन वायबिलिटी पढ़ा था। तो सीड वायबिलिटी क्या होता है, द पीरियड फॉर विच द सीड रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन, उसको हम कहते हैं सीड वायबिलिटी। कुछ जो सीड है वो कुछ महीनों तक ग्रो करते हैं, जैसे ऑक्जेलिस, ठीक है। किसी में बहुत ज़्यादा साल होते हैं, कुछ में 100 ऑफ ईयर्स। कहने का मतलब सबकी जो वायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर सबसे पुराने वायबल सीड की बात करें तो ये लुपाइन है, लुपिनस आर्किटिकस, जो आर्किड टुंड्रा से मिला, ठीक है। रिकॉर्ड में देखा गया कि 10,000 साल पुराना है ये, ठीक है।
ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा है डेट पाम का, जो कितना पुराना है, 2000 साल पुराना। ओके, अगर हम नंबर ऑफ सीड्स की बात करें तो देखो जो सीड्स है वो क्या तो बराबर होंगे या कम होंगे ओव्यूल से। मान लो ओवरी के अंदर हमारे पास 5 ओव्यूल है, तो जो ओव्यूल से जब क्या बनेगा, सीड बनेगा, क्या तो 5 बनेंगे या उससे कम, 4, 3, 2, 1 ही बनेंगे। ज़्यादा 5 से ज़्यादा कभी भी नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन ऑर्किड जो फ्रूट होता है ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स होते हैं। ऐसे ही कुछ पैरासिटिक स्पीसीज होती है, उसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स होते हैं। फिर फ्रूट आता है, तो देखो जो फ्रूट है वो क्या होता है, जब ओवरी पक जाती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, ठीक है। और ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट की वॉल बनाता है और उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या होती है, फ्रूट वॉल। अब जो फ्रूट है वो 3 तरह के होते हैं। अब तुम कहोगे हम तो एक ही तरह का जानते हैं, ठीक है, लेकिन 3 होते हैं, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो ओवरी से डेवलप करते हैं, जैसे मैंगो। फॉल्स फ्रूट कौन से होंगे, जो ओवरी से डेवलप ना करके किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट से और थैलेमस से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशनट, ये है। फिर है तीसरा टाइप पार्थिनोकार्पिक, कि भाई फ्रूट डेवलप तो कर रहे लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे जो फ्रूट है वो सीडलेस होंगे, ठीक है, और उसमें ग्रोथ हार्मोन का यूज़ करेंगे, जैसे ऑक्सीन है। ओके, जैसे एग्जाम्पल क्या है, बनाना। बनाना में क्या नहीं होते, सीड्स नहीं होते ना। तो देखो ये एप्पल है, थैलेमस से राइज कर रहा है, ये स्ट्रॉबेरी है, थैलेमस से राइज करे, तो ये किस में आते हैं, हमारे पास फॉल्स फ्रूट के अंदर आते हैं। फूड डेवलपमेंट में जो फर्स्ट स्टिमुलस हमें मिलता है वो पॉलिनेशन से मिलता है। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, सीड डेवलप करेगा, और सीड डेवलप करने के बाद थर्ड जो स्टिमुलस है वो हमें न्यूट्रिएंट से मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो एपोमिक्सिस, इसमें जो सीड्स हैं, देखो नॉर्मली हम सीड्स की जब बात करते हैं तो वो किसका प्रोडक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, ओके। लेकिन कुछ हमारे पास स्पीसीज है, ग्रासेस की, एस्टेरियसिस की, इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो सीड तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। देखो मिमिक्स का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, तो ये होता है ए सेक्शुअल है, ठीक है, लेकिन ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरह एक्ट करता है, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो सीड्स बनते हैं उनको एपोमिक्टिक सीड्स कहते हैं। अभी जो एपोमिक्सिस है इसके 2 टाइप होते हैं, एक एडवेंटिव और एक रिकरेंट, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है कि जब एम्ब्रियो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल से, स्पोरोफिटिक सेल्स में कौन कौन से आएगी, न्यूसेलस आएगा, इंटैगुमेंट्स आएगा, ठीक है। तो जब हमारा एपोमिक्सिस एडवेंटिव कहलाएगा, जैसे सिट्रस है, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, अपंशिया है, मैंगो है। रिकरेंट में मेथड में क्या होगा, जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक है वो किससे बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा, न्यू सेलर सेल के, ठीक है, जिसके पास एक डिप्लॉयड एग होगा। अब ये डिप्लॉयड एग ये क्या बनाएगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाएगा, जैसे एप्पल और पियर, ओके, दोनों में डिफरेंस है, एक स्पोरोफिटिक सेल से, एक एमएमसी से ग्रो करेगा। फिर हमारे पास आती है पॉली एम्ब्रियोनी। देखो पॉली एम्ब्रियोनी को सबसे पहले सिट्रस में देखा गया, ठीक है, और लीवेनहुक ने ऑब्जर्व किया, इसको डिस्कवर किया, ठीक है। जब हमारे पास एक सीड में एक से ज़्यादा क्या होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर हमें जाइगोटिक, देखो ये जाइगोटिक एम्ब्रियो दिख रहा है, ठीक है, न्यू सेलर, दिस इज न्यू सेलर ये वाला, ठीक है, और ये इंटैगुमेंट्री एम्ब्रियो, ठीक है। तो देखो जो न्यू सेलर और इंटैगुमेंट्री है ना, ये दोनों हमारे पास, ये तो एपोमिक्टिक होता है, ठीक है, और इनका जेनेटिक नेचर कितना होता है, डिप्लॉयड 2n, ठीक है, और एक दूसरे से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, क्लोन्स भी बोल देते हैं।
फिर हमारे पास आता है कि भाई जो एपोमिक्टिक पॉली एम्ब्रियन है उसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है भाई, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। तो देखो, अगर हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करें, हाइब्रिड वैरायटी हमें हायर यील्ड देगी, ठीक है, ओके। स्ट्रेसेस जो होते हैं उससे रेजिस्टेंस होती है, तो अगर इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई भी स्ट्रेस है, तो हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसे मेज, टोमेटो, कॉलीफ्लावर्स इनमें, ओके। लेकिन जब हाइब्रिड वैरायटी को हम मेंटेन करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स हो उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन में क्या हो जाते हैं, सैग्रीगेट हो जाते हैं। सैग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट, अलग होना, ठीक है। तो अगर हमें हायर यील्ड चाहिए तो हमें हर साल क्या करने पड़ेंगे, सीड उगाने पड़ेंगे, और ये हमारे लिए क्या होता है, फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है कि भाई हर साल हम हाइब्रिड वैरायटी नहीं ग्रो कर सकते। तो जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है वो एक ऐसे सर्च में लगे हुए हैं जिससे हमें जो ये सीड्स हैं हर साल ना बनाने पड़े। तो उन्होंने एक मेथड को डेवलप किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई एपोमिक्सिस का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, एपोमिक्टिक सीड्स बनाएंगे, ठीक है। और ये एपोमिक्टिक सीड किससे डेवलप करेंगे, डिप्लॉयड सेल से। सैग्रीगेशन भी नहीं होगा, सैग्रीगेशन नहीं होगा तो जो न्यू सीड्स है हमारे उसकी में कैसी वैरायटी रहेगी, हाइब्रिड वैरायटी, और हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एपोमिक्सिस जेनेटिकली कंट्रोल होता है, ठीक है, और कौन कौन से जीन कंट्रोल करता है ये रिसर्च अभी चल ही रही है, ठीक है, ओके। तो देखो, एपोमिक्सिस से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, हमारा खर्चा है वो बच जाएगा। तो दीज आर गुड सीड्स, ठीक है, जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।